हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता है इसके हम जो है 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, दैट इज अबाउट द एग्रीकल्चर। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, डेट इज वाई जो है इसके टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम इसका जो है सेकंड पार्ट वो जो है कंप्लीट करेंगे। तो अब तक हम यहाँ पे देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है एंड उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं ना, यहाँ पे जो एक तरह से ग्रो किए जाते हैं एग्रीकल्चर के प्रोसेस के अंडर, तो रॉ प्रोडक्ट जो होता है ना उसके जो है फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले कई सारी जो एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। तो वो एक्टिविटीज के बारे में हमने बात की थी। एक होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी एंड दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट जो है हमने बात की थी अबाउट दी टर्शरी एक्टिविटी, राइट। तो इन एक्टिविटीज के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, राइट। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग की हम बात करें तो इसे हम जो है आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये वाला जो टॉपिक है ना, एक्चुअल में जो चैप्टर नंबर 4 जो है या फिर जो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ना, इट इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है ये आपका मेंस का टॉपिक है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसे जो है इस चैप्टर को अच्छे से या फिर इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको जो है कोई और चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो है यहीं से वो वाला टॉपिक जो है मेंस का वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप जो है आई लिंक से जो है एक तरह से फॉलो कर सकते हो, अगर आपको जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट करना है तो। सो let's see about the types of farming. फार्मिंग जो है उसे एक तरह से कई तरीकों से जो है किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो किस चीज के ऊपर जो है टाइप्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं। तो किसी पर्टिकुलर लैंड का जो एक तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरह की है, क्या वो प्लेन एरिया है या फिर जो है वो एक तरह से स्लोप वाला एरिया है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती है वो सारी देखी जाती हैं एंड वहां पे जो है डिमांड कितनी है वो भी चीजें देखी जाती हैं, लेबर को भी देखा जाता है एंड टेक्नोलॉजी का लेवल किस तरह का है। तो इन चीजों के ऊपर जो है ना एक तरह से डिपेंड करता है कि किस टाइप की फार्मिंग जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पे हो सकती है। तो इन चीजों के अकॉर्डिंग हम जो है ना एक तरह से फार्मिंग को टू मेन टाइप्स में जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपका यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ना वो आपको एक तरह से सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बता दूं तो जिसको जो है हम कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करते हैं, वो वाली जो फार्मिंग होती है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। मीन जो है अपने लिए ही हम जो है खाना या फिर अनाज जो है वो पैदा करते हैं। तो उसके बाद में अगर हम बात करें कमर्शियल की, तो ये हम जो है बेचने के लिए मीन सोल्ड आउट करने के लिए जो है इसे हम यहाँ पे इसकी पैदावार करते हैं। तो ये दो तरह की फार्मिंग होती है। तो फर्दर सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है इसे भी हम जो है 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी होती है। एक होती है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग, राइट। तो एक फैक्ट जो है वो यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। क्या होती है ये? इसमें जो है ना ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज की जाती है एंड इसमें यहाँ पे जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं। मीन जो नेचुरल चीजें होती है ना पैदावार को बढ़ाने के लिए वही यहाँ पे यूज की जाती हैं। जो केमिकल्स होते हैं ना वो यहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं। तो ना ही कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन यहाँ पे की जाती है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली। जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि ये फार्मिंग वो होती है जो जस्ट फार्मर की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही की जाती है। तो इसमें इस तरह की फार्मिंग में जो है ना लो लेवल की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है एंड मोस्टली जो लेबर होती है वो घर के लोग ही जो है वो यहाँ पे एक तरह से लेबर कर लेते हैं, हाउस होल्ड लेबर होती है एंड स्मॉल आउटपुट जो है ना वो यहाँ से निकलता है।
है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से जो है यहाँ पे जस्ट स्मॉल आउटपुट ही निकलता है, जस्ट जो है अपनी नीड को जो है एक तरह से फुलफिल करने के लिए ही इस तरह की फार्मिंग जो है वो की जाती है। तो फर्दर हम अगर बात करें तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम जो है ना फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, तो दूसरा होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट। आइए इसके बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो फार्मर है ना वो एक छोटे से एक स्मॉल प्लॉट जो होता है लैंड का उसी के ऊपर खेती कर लेता है। सिंपल टूल्स या फिर जो है वो यहाँ पे लेबर जो है वो यूज करते हैं। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डेज होते हैं विद द सनशाइन, मीन जो है जब यहाँ पे ये सनशाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। मोस्टली जब यहाँ पे मोस्टली जो है सनशाइन रहे तो वहां पे इस तरह की फार्मिंग की जाती है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है। तो छोटे से जो प्लॉट होते हैं ना यहाँ पे वहीं पे फार्मिंग कर ली जाती है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड इवन जो है ना फर्टाइल सॉइल्स वहां पे होती है, सनशाइन के साथ साथ यहाँ पे सॉइल भी जो होती है वो फर्टाइल चाहिए होती है। तो यहाँ पे इस छोटे से लैंड के ऊपर जो है ना मोर देन 1 क्रॉप जो है एनुअली वो यहाँ पे उगा लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। तो इनकी जो है राइस है वो एक तरह से मेन क्रॉप होती है, उसके अलावा व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स जो है उसकी भी ये खेती करते हैं। तो मोस्टली जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं ना यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है एंड मॉनसून रीजन होते हैं, मीन बारिश वगैरह वहां पे होती रहती है, जैसे कि साउथ एरिया हो गए, साउथ ईस्ट हो गया एंड ईस्ट एशिया हो गया। तो वहां पे इस तरह की जो फार्मिंग है वो की जाती है जो कि इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, मीन जस्ट जो है छोटे से लैंड के ऊपर छोटा सा प्लॉट होता है वहीं पे ये खेती कर लेते हैं। ओके। उसके अलावा प्रिमिटिव की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है इसमें जो है फर्दर 2 तरह की हम बात कर सकते हैं कि 2 तरह का होता है आगे भी, इसे हम 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं प्रिमिटिव को। तो इसमें जो है 2 तरह की कल्टीवेशन होती है, एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरी होती है यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग, राइट। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसके बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, शिफ्ट किया जाता है यहाँ पे लैंड को, राइट। जब एक लैंड के ऊपर पहले खेती कर ली जाती कुछ सालों के लिए तो फिर ये देखते हैं कि वहां के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना उस लैंड के वो खत्म हो चुके हैं, तो फिर उस लैंड को थोड़े समय के लिए, साल 2 साल के लिए जो है ये खाली छोड़ देते हैं एंड वहां से किसी दूसरी जगह की तरफ जो है ये मूव कर देते हैं, वहां पे जाके ये खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो मोस्टली जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं ना, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, राइट, अमेज़न बेसिन के, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, तो वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। एंड दीज आर दी एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो मोस्टली आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, थिकली है, तो रेनफॉल भी हैवी होगी। तो ये जो है पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, मोस्टली जो है रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। एंड इवन जो वेजिटेशन है वो क्विकली रीजनरेट भी हो जाती है, जहाँ पे आपको एक तरह से सनशाइन भी मिले एंड ज्यादा एक तरह से बारिश भी हो, तो वहां पे वेजिटेशन जो होती है वो रीजनरेट होगी ही होगी। तो ये एक तरह से प्लॉट जो होता है लैंड का उसे क्लियर करते होते, ये भी एक स्मॉल प्लॉट के ऊपर ही है खेती, राइट, स्मॉल प्लॉट के ऊपर ही होती है ये। तो इसमें क्या होता है, एक स्मॉल प्लॉट को जो है क्लियर किया जाता है, वहां से जो ट्रीज वगैरह होते हैं उसे गिरा दिया जाता है एंड उन ट्रीज को जो है ये फिर बर्न कर देते हैं। तो उसे बर्न करने के बाद में जो एशेज यहाँ पे इकट्ठी होती है ना, जो राख इकट्ठी होती है उसे जो है ये सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ओके, तो सो डैट कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो यहाँ पे बढ़ जाए उस सॉइल के। तो इस तरह की खेती से मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा जो है वो ग्रो किया जाता है। तो जब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है तो उस लैंड को अबेंडन कर दिया जाता है एंड फिर कल्टीवेटर जो होता है वो दूसरे नए प्लॉट की तरफ जो है मूव कर देता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का भी नाम दिया जाता है। एक यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, फैक्ट दे रखा है दैट शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जो है ना वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो इसे जो है झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है, झूमिंग भी बोला जाता है। एंड मैक्सिको में इसे जो है मिल्पा बोला जाता है, ब्राजील में इसे रोका बोला जाता है एंड मलेशिया में इसे जो है लदांग बोला जाता है। तो यहाँ से आपका जो है प्रीलिम्स का जो है, अगर हम बात करें प्रीलिम्स का जो है ये क्वेश्चन जो है वो निकल सकता है। ओके,
सो नेक्स्ट होगी आपकी नोमैडिक हर्टिंग। इसी में ही जो है ये सेकंड पार्ट होता है। तो जो नोमैड्स होते हैं, तो नोमैड्स वो पर्सन होते हैं जो कि हमेशा वैसे ही मूव करते रहते हैं। ओके, जो कि एक जगह पे टिकते ही नहीं होते। आपको पता ही है, आपने हिस्ट्री में भी जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। तो नोमैडिक हर्डिंग जो होती है ना, जो सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन होते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जो शुष्क एरिया होते हैं ना, वहां पे प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, या फिर इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गए जैसे कि राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहां पे ये की जाती है। यहाँ पे जो हर्ड्समैन होते हैं ना, इसके इनके जो है एनिमल्स होते हैं, एनिमल का जो झुंड होता है ना, उसे हर्ड्स बोला जाता है। तो जो उस झुंड को संभालता है पर्सन, उसे हर्ड्समैन बोला जाता है। तो वो प्लेस टू प्लेस जो है मूव करते रहते हैं विद देयर एनिमल्स फॉर द फॉडर एंड वाटर के लिए अलोंग द डिफाइंड रूट्स। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन द रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड द टेरेन। तो ये मूवमेंट क्यों करते रहते हैं? क्योंकि कई बार, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की हम यहाँ पे बात कर ले, तो जो है कई बार क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। राइट, यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ जाती है, ऊंची पहाड़ियां जो होती है ना, वहां पे ये रहते हैं, तो वहां पे बर्फ ज्यादा पड़ जाती है, तो फिर वहां से ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर दोबारा से जो है उस एरिया में ये चले जाएंगे जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ रही है। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे गर्मियों में बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वापस जो है उसी एरिया में जाके रहना स्टार्ट कर देती है। तो ये मूव करते रहते हैं अपने हर्ड्स के साथ। तो शीप, कैमल, याक एंड गोट्स जो होते हैं, इन्हें कॉमनली रियर किया जाता है। ये मिल्क, व्हीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं टू दी हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज के लिए। तो ये चीजें जो यहाँ पे ये एक तरह से निकालते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, व्हीट, वूल हो गया, हाइड्स हो गई, तो ये भी जस्ट जो है अपनी फैमिली के लिए ही निकालते हैं, इसे बेचने के लिए जो है ये नहीं निकालते हैं। तो ये भी सबसिस्टेंस के अंदर ही आती है। ओके, सो जो नेक्स्ट टाइप है सबसिस्टेंस के बाद में, जो सेकंड टाइप होती है फार्मिंग की, वो होती है कॉमर्शियल, जिसे जो है यहाँ पे मंडियों में बेचने के लिए, सेल करने के लिए जो है यहाँ पे खेती की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, एनिमल्स को रियर किया जाता है फॉर द सेल इन द मार्केट, एंड द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो यूज यहाँ पे की जाती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है। मेन यहाँ पे आप जो है, जैसे कि हमने देखा था कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है वो एक स्मॉल प्लॉट के ऊपर की जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, तो एक बहुत बड़े जो प्लॉट होते हैं, बहुत बड़ी लैंड होती है, खेत जो होते हैं, फार्म्स जो होते हैं, वहां पे की जाती है। यानी इसमें जो कैपिटल यूज होती है, जो पैसा यहाँ पे यूज होता है, वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो मोस्टली जो काम है वो मशीन्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसमें जो है घर की जो लेबर होती है मोस्टली वही सारा काम करती है, बट यहाँ पे जो है मोस्टली मशीन्स का यूज किया जाता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, एंड तीसरा होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में भी जो है 3 टाइप की फार्मिंग होती है। पहली होगी आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, राइट, पैदावार करनी जैसे कि ग्रेन की, उसे बेचने के लिए। दूसरी होती है मिक्स्ड फार्मिंग। तीसरी होती है आपकी प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है जैसे कि आपका गन्ने का खेत हो गया, राइट, एंड या फिर आपकी टी के प्लांटेशन यहाँ पे हो जाती है उसे बेचने के लिए। सो कमर्शियल फार्मिंग में अगर हम बात करें, ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स जो है ये कमर्शियल पर्पस के लिए ही उगाए जाते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया। तो दीज आर दी कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। एंड मेजर एरियाज यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है वो कौन से हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड द एशिया। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, यहाँ टेम्परेट एरिया वो होते हैं जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है, तो ये ग्रासलैंड्स होते हैं, यहाँ पे जो है ग्रास वगैरह उग जाती है। नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप एंड एशिया के, वहां पे जो है ना कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होती है। तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, थिकली पॉपुलेटेड नहीं होते हैं, राइट। तो ये इसीलिए जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती, तो बड़े बड़े खेत जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। लार्ज फार्म्स यहाँ पे होते हैं जो कि 100 ऑफ हेक्टेयर्स के में जो है ये फैले होते हैं। तो सेवर विंटर्स जो हैं वो ग्रोइंग सीजन को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इन एरियाज में जो विंटर्स होती है वो सेवर हो जाती हैं कई बार, तो फिर जो है ग्रोइंग सीजन को थोड़ा सा ये छोटा कर देती हैं। तो जिसकी वजह से जो है सिंगल क्रॉप जो है वही यहाँ पे ग्रो की जा सकती है। एक समय में एक ही खेत में जो है सिंगल क्रॉप को ही ग्रो किया जाता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग की अगर हम बात कर लें, तो द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग द फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग द लाइफ स्टॉक। में जो है लैंड को यूज किया जाता है यहाँ पे फूड को ग्रो करने के लिए, फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एंड इवन लाइफ स्टॉक जो होते हैं उसे ब्रियर करने के लिए। तो यूरोप,
ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका हो गया, वहां पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, मिक्स्ड फार्मिंग। तो प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो एक तरह से आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो प्लांटेशंस में जो है लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एंड कैपिटल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाहिए होती है। एंड नियर बाय जो प्रोड्यूस होता है ना, मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस निकलता है ना, उसे या तो फार्म में ही प्रोसेस कर लिया जाता है एंड या फिर जो है उसे फैक्ट्रीज में बाद में ले जाया जाता है। जैसे कि गन्ना हो गया या फिर जो टी हो गई, राइट, उसे बाद में फैक्ट्रीज में जाके जो है इसकी फाइनल स्टेज पे पहुंचाया जाता है इसे। तो ऑब्वियसली जब इसे जो है फार्म से फैक्ट्री की तरफ पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन भी वहां पर डेवलप होनी चाहिए जिस एरिया में यहाँ पे प्लांटेशन हो रही है। सो द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस essential फॉर सच फार्मिंग, राइट। सो मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे इस तरह की प्लांटेशंस होती है। जैसे कि मलेशिया में रबर प्लांटेशन होगी, ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन, इंडिया में टी प्लांटेशन होती है, श्रीलंका में यहाँ पे जो है टी प्लांटेशन होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांटेशंस के। ओके, ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं। सो we'll continue with the same chapter in our next video। इसका पार्ट 3 जो है वो हम यहाँ पे उसमें कंप्लीट करेंगे एंड उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्लास 8 की NCERT का। एंड उसके बाद में जो 5th चैप्टर है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।